चैप्टर 121 रुद्राक्ष और रेवा की एंट्री। अब तक आपने देखा, रूपाली की बात सुनकर वह लड़की कहती है, तुम कितनी अच्छी हो रूपाली। तुम इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर भी तुम्हें अपने स्टेटस का जरा सा भी घमंड नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर रूपाली कुछ नहीं कहती, बस स्माइल कर देती है। वह सभी आपस में मुस्कुराते हुए बातें करने लगते हैं। अब आगे रूपाली और उसकी सभी फ्रेंड आपस में बातें कर ही रहे थी। वही कई लड़कों की नज़र रूपाली पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि आज वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी। हर कोई रूपाली की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ कर रहा था। ये सब महसूस कर रूपाली भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी पार्टी हॉल में प्रताप जी और कुसुम जी की एंट्री होती है। प्रताप जी ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। वही कुसुम जी ने उनके सूट को मैच करती हुई नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। वो दोनों एक साथ परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। प्रताप जी और कुसुम जी को पार्टी में आया देख हर कोई आपस में बातें करने लगता है, क्योंकि आधी रावत फैमिली पहले ही आ चुकी थी। इसलिए उन्हें लगा था कि प्रताप जी और कुसुम जी नहीं आने वाले। उनके वहां आते ही लोगों का अटेंशन उनकी तरफ चला जाता है। हर कोई प्रताप जी और कुसुम जी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं उन दोनों को एक साथ देखकर कविता वर्मा का दिल नफरत से भर जाता है, क्योंकि प्रताप जी के साथ कुसुम की जगह पर वो खड़ी होना चाहिए थी। लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर उनकी तरफ आगे बढ़ती है और उन्हें वेलकम करते हुए कहती है, प्रताप, मुझे तो लगा कि तुम मेरी पार्टी में आओगे ही नहीं, क्योंकि उसी दिन रुद्राक्ष और रेवा के वेलकम पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो गए थे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम आज मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए कविता वर्मा ने कुसुम जी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, जैसे वह यहाँ मौजूद ही ना हो। प्रताप जी और कुसुम जी भी यह बात अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। तभी कविता वर्मा आगे कहती है, प्रताप, क्या रुद्राक्ष और रेवा तुम्हारे साथ नहीं आए? रुक्मणी आंटी ने कहा था कि तुम उन्हें लेकर आओगे। क्या वह दोनों अभी भी मुझसे नाराज है? तुम तो जानते हो ना कि मैं उन दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना निधि से करती हूँ। मेरी नज़रों में वह और निधि एक बराबर है, फिर भी वह अब तक मुझसे नाराज है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। तुम उन्हें समझाने क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। कविता ये सब अपनी धुन में बोले जा रहे थी। उसकी बातें आसपास के लोग भी साफ सुन पा रहे थे। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कविता को रुद्राक्ष और रेवा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और रुद्राक्ष और रेवा उसे बेवजह ही नाराज हो गए हैं। वहीं कविता की बात सुनकर प्रताप जी और कुसुम जी उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि कविता वर्मा उन्हें कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। साथ ही कुसुम जी को तो कविता वर्मा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वह बात करते करते प्रताप जी के बहुत ही करीब आकर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रताप जी थोड़ा थोड़ा उससे दूर भी जा रहे थे और ये देख कुसुम जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। तभी सबके कानों में एक मीठी सी आवाज आती है, अरे आपको किसने कहा कि हम आपकी पार्टी में नहीं आने वाले हैं? इस आवाज को सुनकर हर किसी की नज़र उस आवाज की तरफ जाती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेवा की थी। वह देखते हैं कि रुद्राक्ष और रेवा एक साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उन दोनों को वहां देख लोगों की धड़कन एक पल के लिए थम सी जाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आज की पार्टी के लिए रुद्राक्ष ने ब्लैक कलर का पेंट और व्हाइट शर्ट पहना था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक मोड़ रखा था। उसने ब्लैक शूज पहने थे, हाथों में बहुत ही महंगी वॉच पहनी थी और गले में ओम के लॉकेट वाली एक गोल्ड की चेन पहनी थी, जो उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से बहुत ही अच्छे से दिख रही थी। साथ ही उसने माथे पर कुमकुम से तिलक भी किया हुआ था। रुद्राक्ष आज किसी हीरो से काम नहीं दिख रहा था। वह इस लुक में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वही रेवा ने आज डार्क रेड कलर का अनारकली ड्रेस पहना था। साथ ही उसने हल्का सा मेकअप भी किया था और माथे पर रेड कलर की कुमकुम की बिंदी लगाई थी। उसने अपने बाल खुला छोड़ रखे थे। रेवा ने अपने एक हाथ में डायमंड की बहुत ही महंगी वॉच पहनी थी और उसके दूसरे हाथ में रेड कलर की चूड़ियां थी। उसने अपने कानों में लंबे से लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट डायमंड की इयररिंग्स पहनी थी। साथ ही गले में रुद्राक्ष के जैसे ही ओम के लॉकेट वाली गोल्ड की चेन पहनी थी। उसने अपने पैरों में पायल भी पहनी थी। जब चलती थी तब उसकी पायल आवाज करती थी। आज रीवा किसी मॉडल से काम नहीं लग रही थी।
रीवा की पर्सनैलिटी बिल्कुल किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के जैसे लग रही थी। वह एक मैच्योर लड़की की तरह लग रही थी। रुद्राक्ष और रीवा के आसपास का और बहुत ही स्ट्रांग था। उनके वहां आते ही आसपास दबाव बढ़ने लगता है। उन दोनों का हर मूवमेंट बहुत ही एलिगेंट था। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। उनका एटीट्यूड ऐसा था जैसे वह किसी सियासत के राजकुमार और राजकुमारी हो। रुद्राक्ष और रेवा जैसे ही पार्टी हॉल में एंटर होते हैं, लोगों की सांसें ही थम गई। सब लोग बस उन्हें देखते रह गए। लड़कियां तो रुद्राक्ष को देखकर जैसे पलके झुकाना है भूल गई हो। वही रेवा को देखकर कई लड़कों का दिल तो जैसे धड़कन ही भूल गया था। रुद्राक्ष और रेवा अपने चेहरे पर स्माइल लिए कविता वर्मा के पास आते हैं। रीवा स्माइल करते हुए कविता से कहती है, बोलिए ना आंटी कि आपको किसने कहा कि हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। आखिर आपने हमें इतनी प्यार से बुलाया है तो हमें तो यहाँ आना ही था। उद्धरण चिन्ह। कविता के पास रेवा की बात का कोई जवाब ही नहीं था, इसीलिए वह बात को पलटते हुए कहती है, वह तुम लोग अब तक आए नहीं तो मुझे लगा कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, इसीलिए। उद्धरण चिन्ह। वह ये बोल ही रही थी कि तभी रेवा उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, चलिए छोड़िए आंटी, वैसे कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स। फिर रेवा थोड़ा रुक के नाराजगी जताते हुए कहती है, वैसे कविता आंटी, आपको नहीं लगता कि आपको भी मुझे कंग्रेचुलेशन विश करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 122 रुक्मणी जी और रूपाली की नफरत। कविता के पास रेवा की बात का कोई जवाब ही नहीं था, इसीलिए वह बात को पलटते हुए कहती है, वह तुम लोग अब तक आए नहीं तो मुझे लगा कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, इसीलिए। उद्धरण चिन्ह। वह ये बोल ही रही थी कि तभी रेवा उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, चलिए छोड़िए आंटी, वैसे कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स। फिर रेवा थोड़ा रुक के नाराजगी जताते हुए कहती है, वैसे कविता आंटी, आपको नहीं लगता कि आपको भी मुझे कंग्रेचुलेशन विश करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रेवा की बात सुनकर कविता वर्मा के चेहरे की स्माइल अचानक से फीकी पड़ जाती है, क्योंकि उसे अचानक से याद आता है कि रेवा असल में कौन है। वह ये बात कैसे भूल सकती थी कि जिस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में उसकी फैशन डिजाइनिंग कंपनी पूरे इंडिया में 5वें नंबर पर आई थी, उसी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर कंपटीशन में रेवा की फैशन डिजाइनिंग कंपनी कृष्णा कला ने पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। रेवा के सामने उसके यह अचीवमेंट कुछ भी नहीं थी, फिर भी रेवा उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी, जबकि कविता ने उसे एक बार भी कंग्रेचुलेशन विश नहीं किया था। कविता वर्मा को रेवा का उसे कंग्रेचुलेशन कहना उसके चेहरे पर उसे किसी तमाचे की तरह लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे की हंसी को बरकरार रखते हुए कहती है, आई एस सॉरी रेवा, वो कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन विश करना भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्राक्ष कहता है, कोई बात नहीं आंटी, उम्र के साथ साथ लोग चीजें भी भूल जाते हैं और अपनी औकात भी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे आप अपने गेस्ट को वेलकम कीजिए, हम चलते हैं। इतना बोलकर रुद्राक्ष और रेवा कविता वर्मा के कुछ बोलने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। वही प्रताप जी और कुसुम जी तो मौका देखकर पहले ही कविता वर्मा से दूर चले गए थे। उन्होंने तो कविता को कंग्रेचुलेशंस कहने की भी जरूरत सहमत नहीं समझी थी। जब तक रुद्राक्ष और रेवा पार्टी में नहीं आए थे तब तक हर कोई रूपाली को एडमायर कर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष और रेवा के आने के बाद अब हर किसी की नज़र बस उन दोनों के ऊपर ही ठहर गई थी, और रूपाली को रुद्राक्ष और रेवा से और भी ज्यादा जलन होने लगती है। आज की पार्टी में सुंदर दिखने के लिए रूपाली ने बहुत ही ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसे बर्बाद किए थे। उसने आज बहुत ही महंगे और लिमिटेड एडिशन की ड्रेस पहनी थी, साथ ही बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवाया था, जबकि रेवा उससे बिल्कुल उल्टा बिना मेकअप के पार्टी में आ गई थी। और उसने जो ड्रेस पहनी थी वह बहुत ही सिंपल सी थी। उसे ड्रेस को रेवा कई बार कॉलेज में पहन चुकी थी, फिर भी बिना किसी मेहनत के रेवा ने रूपाली का सारा अटेंशन ले लिया था। रूपाली रुद्राक्ष और रेवा को आंखों में नफरत लिए देख रही थी। रूपाली देखती है कि जहां उसे लोगों से बात करने के लिए कविता वर्मा से इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत पड़ रही थी, वहीं लोग खुद चलकर रुद्राक्ष और रेवा से बात करने के लिए आ रहे थे। वो दोनों भी अच्छे से लोगों से बात कर रहे थे। ये सब देखकर उसके दिल में रुद्राक्ष और रेवा के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही रुद्राक्ष और रेवा को इतना अटेंशन मिलने देखकर वैशाली जी और रुक्मणी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुक्मणी जी यह साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि अब तक जो लोग रूपाली की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ कर रहे थे, रुद्राक्ष और रेवा के आने के बाद उन दोनों की तारीफ करने लगे थे। और यह सच भी था।
रीवा की खूबसूरती के आगे रूपाली कुछ भी नहीं थी। रुक्मणी जी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रेवा रूपाली के रास्ते में आए। रूपाली ने पहले ही सबको ये बता दिया था, वो एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। और आज की पार्टी में कविता वर्मा ने कई फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बुलाया था। इसलिए रुक्मणी जी चाहती थी कि रूपाली इस पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर लगे। लेकिन रेवा की वजह से यह नहीं हो पाया था। रुक्मणी जी को रेवा पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उन्होंने रेवा को घर पर अकेला देखकर पहले ही यह कह दिया था कि वह इस पार्टी में ज्यादा अच्छे से रेडी होकर ना आए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रेवा रूपाली से ज्यादा सुंदर लगे। लेकिन उन्हें लगता है कि रेवा ने उनकी बात नहीं सुनी और वह जानबूझकर रूपाली से ज्यादा अच्छे से रेडी होकर आई थी। ये सोचते हुए वह गुस्से में रेवा को घूमने लगते हैं। रुद्राक्ष और रेवा भी उनकी नफरत भरी नजर खुद पर महसूस कर पा रहे थे, लेकिन वह कुछ कहते नहीं है। वह दोनों बस चुपचाप एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां ऑलरेडी अर्थ और चिराग बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी फैमिली को भी कविता वर्मा ने इनवाइट किया था। वह चारों आपस में बस यहाँ वहां के बातें करने लगते हैं। कुछ देर तक बात करने के बाद चिराग और अर्थ वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वह दोनों काफी वक्त पहले ही यहाँ आ चुके थे। उनके यहाँ ज्यादा रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। अर्थ और चिराग के वहां से जाने के बाद रेवा भी रुद्राक्ष से कुछ कहकर वहां से चली जाती है। रेवा के वहां से जाने के बाद रुद्राक्ष अकेला ही वहां उसका इंतजार करने लगता है। तभी आकाश अपने कुछ दोस्तों के साथ रुद्राक्ष के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, अरे रुद्राक्ष, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? और रेवा तो तुम्हारे साथ ही थी ना, वह अचानक से कहाँ चली गई? उसका इस तरह से पार्टी से गायब हो जाना अच्छी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आकाश की बात सुन रुद्राक्ष से एक नजर देखा है और कहता है, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वह खुद को संभाल सकती है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू कर अपने हाथ में पकड़े एक जूस के ग्लास को उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, रुद्राक्ष, ये तुम्हारे लिए है। आई नो कि तुम ड्रिंक नहीं करते, लेकिन तुम जूस तो पी ही सकते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 123 आकाश का प्लान। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू कर अपने हाथ में पकड़े एक जूस के ग्लास को उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, रुद्राक्ष, ये तुम्हारे लिए है। आई नो कि तुम ड्रिंक नहीं करते, लेकिन तुम जूस तो पी ही सकते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष एक नजर आकाश को देखता है, फिर उसके हाथ में पकड़े हुए उसे ग्लास को देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसे कोई देखे उससे पहले ही रुद्राक्ष अपनी मुस्कान छुपा लेता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के आकाश के हाथ में से वह गिलास ले लेता है। रुद्राक्ष ने आकाश के हाथ में से वह जूस का गिलास लेकर उसे अपने मुंह से लगाया। देखने वाले को ऐसा लगा जैसे रुद्राक्ष ने उस जूस को पिया हो, लेकिन हकीकत में उसने उसको बिल्कुल भी पिया नहीं था। रुद्राक्ष बस जूस पीने की एक्टिंग कर रहा था। रुद्राक्ष के जूस पीते ही आकाश को राहत मिलती है, साथ ही उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान भी आ जाती है। आकाश के साथ आए हुए लड़कों में से एक लड़का आकाश से कहता है, अरे यार आकाश, तुम अपने छोटे भाई से अकेले ही बातें करोगे क्या? आखिर हमारा भी तो अपने भाई से इंट्रोडक्शन करवाओ। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्त की बात सुनकर आकाश रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहता है, रुद्राक्ष, इससे मिलो, ये सौरभ है, ये सुमित और यह सूरज है। ये सारे मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं। तुमने इन्हें कॉलेज में तो देखा ही होगा। ये सब तुम्हारे सीनियर्स भी हैं। आकाश के सभी फ्रेंड्स रुद्राक्ष को हेलो कहते हैं, तो रुद्राक्ष भी उनसे हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है। तभी उनमें से जो सूरज नाम का लड़का था, वह रुद्राक्ष की तरफ देखकर बहुत ही एटीट्यूड से कहता है, वैसे रुद्राक्ष, मैंने सुना है कि तुम स्वास्तिक गेमिंग कंपनी के ओनर हो, क्या ये बात सच है? उद्धरण चिन्ह। सूरज की बात सुनकर रुद्राक्ष उसकी तरफ एक नजर देखता है और बस हाँ में अपना सर हिला देता है। वह उसे ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं देना चाहता था। उसे अच्छे से याद है कि वो इन सब से पिछले जन्म में भी मिल चुका है। ये सब आकाश के खास चमचे हैं, जो आकाश के कहने पर उसका हर काम किया करते हैं। आकाश अपने सभी गलत और बुरे काम इन लोगों से करवाया करता है। इस वजह से आकाश कभी भी पकड़ नहीं जाता। साथ ही रुद्राक्ष को यह भी अच्छे से पता है कि आकाश ने थोड़ी देर पहले उसे जो जूस का गिलास लाकर दिया था, उसमें उसने बहुत ही भारी मात्रा में नशे की दवाई मिला दी थी, जिसे अगर रुद्राक्ष पी लेता तो उसे शायद पूरी की पूरी 2 वाइन की बोतल पीने के बराबर नशा हो सकता था।
रुद्राक्ष को अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में आकाश में उसे यही ड्रग्स उसके वेलकम पार्टी के दिन पिलाया था, जिस वजह से उसने उस पार्टी में बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें की थी और साथ ही प्रताप जी और कुसुम जी के साथ झगड़ा भी कर लिया था। लेकिन इस जन्म में रुद्राक्ष अपनी वेलकम पार्टी के दिन उसे ड्रग्स को लेने से बच गया था, क्योंकि अविनाश ने उसे बचा लिया था। आकाश का प्लान साफ और सीधा था कि वह रुद्राक्ष को नशा देकर उससे उल्टी सीधी हरकत करवाए, जिससे लोगों की नजरों में रुद्राक्ष की इज्जत कम हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्राक्ष को उसके प्लान के बारे में पहले से ही पता चल चुका है, और साथ ही रुद्राक्ष ने उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ है। आकाश और उसके दोस्त रुद्राक्ष बात करने की कोशिश कर रहे थे, वही रुद्राक्ष बस उन लोगों के बातों का जवाब बस हाँ या ना में दे रहा था। साथ ही वह उस जूस के ग्लास को थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह से लग रहा था। आकाश रुद्राक्ष को जूस पीता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सिर्फ रुद्राक्ष को नशा चढ़ने की देरी थी। लेकिन रुद्राक्ष सबकी नजरों से छुपाकर उस ग्लास में से आधे से ज्यादा जूस को नीचे गिर दिया था। ये बात किसी को भी पता नहीं चल रही थी। तभी उनके ग्रुप के पास एक वेटर अपने हाथों में वाइन के ग्लास लेकर आता है और उन सबको वाइन ऑफर करता है। आकाश और उसके फ्रेंड्स उसके पास से वाइन के गिलास ले लेते हैं। तभी रुद्राक्ष उसके खाली ट्रे में अपना आधा भरा हुआ जूस का ग्लास रख देता है। रुद्राक्ष के गिलास रखते हैं वेटर तुरंत वहां से चला जाता है। आकाश ने जब देखा कि रुद्राक्ष ने बस आधा ही जूस पिया है तो उसे रुद्राक्ष पर थोड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, उसने आधा जूस तो पी ही लिया है। इसीलिए वह निश्चित हो गया और अपने दोस्तों के साथ वाइन पीने लगा। रुद्राक्ष उन सब के साथ ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह वहां से खिसक कर दूसरे कोने में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रेवा, जो कि पार्टी में बोर हो रही थी, वह फ्रेश एयर लेने के लिए गार्डन एरिया में जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चाशनी में घुली हुई आवाज सुनाई देती है, रेवा तुम कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनकर रेवा अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है, फिर खुद को शांत करते हुए अपने चेहरे पर कोमल सी मुस्कान लिए पीछे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कुछ दूरी पर रूपाली और निधि खड़े हुए थे और उसे आवाज रूप लेने लगाई थी। वह लोग जहां पर खड़े थे वहां पर कई सारी लेडीज आपस में बातें कर रही थी। रुक्मणी जी, वैशाली जी और कुसुम जी भी वहीं आसपास थे। उन सब ने भी वो आवाज सुन ली थी। रूपाली की आवाज सुनते हैं हर कोई उस तरफ देखता है तो देखते हैं कि रेवा पार्टी हॉल से इस होटल के गार्डन एरिया में जाने वाले कॉरिडोर के पास खड़ी है। रेवा अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रूपाली की तरफ देखते हुए उसके के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं बस खुली हवा में सांस लेने के लिए कुछ देर बाहर जा रही हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। रेवा का जवाब सुनकर रूपाली और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। वही रेवा का उससे यूं बात करते देखकर रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह सबके सामने अपनी अच्छी छवि बनाना चाहती थी, इसीलिए वह कहती है, नहीं रेवा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब मत समझ रही हो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि। इससे पहले कि रूपाली आगे कुछ कहती, रेवा उसकी बात को बीच में से ही काट कर बोलता है, तुम हमेशा बिना बताए कहीं भी अकेले चली जाती हो और फिर घरवाले तुम्हारी चिंता करते रहते हैं, इसलिए अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो कम से कम हम में से किसी को बात कर तो जा ही सकती हो, और वैसे भी इतनी रात को तुम्हारा अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि तुम बाहर कहीं खो जाओ। अगर तुम्हें इस पार्टी में अकेला फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ भी रह सकती हो। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही कहना चाहती हो ना तुम मेरी प्यारी बहन रूपाली? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 124। रुक्मणी जी ने रेवा पर लगाया इल्जाम। इससे पहले कि रूपाली आगे कुछ कहती, रेवा उसकी बात को बीच में से ही काट कर बोलता है, तुम हमेशा बिना बताए कहीं भी अकेले चली जाती हो और फिर घरवाले तुम्हारी चिंता करते रहते हैं, इसलिए अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो कम से कम हम में से किसी को बात कर तो जा ही सकती हो, और वैसे भी इतनी रात को तुम्हारा अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि तुम बाहर कहीं खो जाओ। अगर तुम्हें इस पार्टी में अकेला फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ भी रह सकती हो। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही कहना चाहती हो ना तुम मेरी प्यारी बहन रूपाली? अब आगे। रेवा की बात सुनकर रूपाली हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि रेवा ने उसके मुंह की बात छीन ली थी। रूपाली बिल्कुल ऐसा ही कहने वाली थी। अब जब रेवा ने खुद ये सब कह दिया था तो रूपाली के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे।
रेवा की बात सुनकर रूपाली को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। वह नीचे से ऊपर नहीं देख पा रही थी। रूपाली रेवा का मजाक उड़ाना चाहती थी, साथ ही वह सबकी नज़रों में उसके कैरेक्टर को भी खराब करना चाहती थी। इसलिए उसने सबके सामने रेवा को तेज आवाज देकर बुलाया था, ताकि सबका ध्यान उन पर आ जाए। लेकिन रेवा ने उसी का दाव उस पर ही खेल दिया, और रेवा ने उससे भी ऊंची आवाज में उसके मन की बात सबके सामने जाहिर कर दी। लेकिन तभी रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी जो पास में ही थी वह वहां आ जाती है, और रेवा को देखकर गुस्से में कहती है, रेवा तुम रूपाली से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? वह तुम्हारी बड़ी बहन है, और मैंने तुमसे घर पर भी कहा था ना कि आज तुम कोई तमाशा खड़ा मत करना। फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। जब देखो तब हमेशा हमें सबके सामने शर्मिंदा करती रहती हो। इतना कहते हुए रुक्मणी जी के चेहरे पर रेवा के लिए नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर रुक्मणी जी सबकी तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये लड़की इस तरह के माहौल में पहले कभी नहीं आई है ना, इसलिए उसे नहीं पता कि कहाँ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी यह सारी बातें कह रही थी, तब तक कुसुम जी जो वहीं पास में थी, वह भी रेवा के पास आ जाती है। तो उसे देखकर रुक्मणी जी कहती है, कुसुम तुम रेवा को लेकर अभी के अभी रावत मेंशन चली जाओ। हम ड्राइवर को कर रेडी करने के लिए कह देते हैं। तुम रेवा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से लेकर बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी यह बोल ही रही थी कि तभी रेवा बीच में कहती है, दादी माँ आप बेवजह ही मुझे क्यों सुन रही है? मैंने तो वही कहा जो रूपाली मुझे कहना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा रूपाली की तरफ देखकर कहती है, तुम मुझसे यही कहना चाहती थी ना रूपाली? उद्धरण चिन्ह। रूपाली जो अब तक रेवा की कही गई बात सुनकर शौक में थी, वो सोच रही थी कि रेवा को कैसे उसके मन की बात पता चल गई। रूपाली यह सोच ही रही थी कि तभी रेवा का सवाल सुनकर उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी। लेकिन तुम्हें ये पहले से कैसे पता चल गया? उद्धरण चिन्ह। रूपाली की आवाज धीमी नहीं थी, इसीलिए उसके आसपास खड़े कुछ लोग उसकी बात सुन लेते हैं। वही यह जानकर कि रूपाली खुद रेवा से ये सब कहना चाहती थी, तो हर कोई शौक हो जाता है। फिर रेवा रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहती है, आपने सुना ना दादी माँ, रूपाली ने खुद कहा कि वही मुझे ये सब कहने वाली थी। मैंने तो बस उसका काम आसान कर दिया है, फिर भी आप मुझे ही डांट रहे हैं। ये सब कहते हुए रेवा का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती हैं, अरे तो क्या गलत कहना चाहती थी रूपाली? तुम हरकतें ही ऐसी करती हो, कभी भी बिना बताए कहीं भी चली जाती हो, फिर सबको तुम्हारी वजह से परेशान होना पड़ता है। मैंने खुद देखा है, कई बार तो तुम आधी आधी रात में एक घर लौटती हो। और इतना ही नहीं, तुम्हें घर छोड़ने के लिए हमेशा अलग अलग लड़के आते हैं। और इस वक्त हम लोग एक अनजान जगह पर है और किसी और की पार्टी में आए हैं। अगर यहाँ तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी और कोई ऊंच नीच हो गई, तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। तुम्हारी एक बड़ी बहन होने के नाते रूपाली तो बस तुम्हारा ख्याल ही रख रही थी। इसके बजाय कि तुम्हें रूपाली की एहसान मानना चाहिए, तुम उसी को सबके सामने गलत ठहरने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर रूपाली भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ रेवा, दादी माँ सही कह रही है। जब मैंने देखा कि तुम बिना किसी को बताए चुपचाप बाहर की तरफ जा रही हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। मुझे लगा कि कहीं तुम इस होटल में खो ना जाओ। बस इसी वजह से मैं तुम्हें रोकना चाहती थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वही रुक्मणी जी और रूपाली की बात सुनकर कुसुम जी के गुस्से से मुठियां कस जाती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले रेवा अपनी आइस रोल करती है और रुक्मणी जी और रूपाली तरफ शांत भाव से अपने चेहरे पर एक और स्माइल लाकर देखती हैं। चैप्टर 125 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने देखा, वही रुक्मणी जी और रूपाली की बात सुनकर कुसुम जी के गुस्से से मुठियां कस जाती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले रेवा अपनी आइस रोल करती है और रुक्मणी जी और रूपाली तरफ शांत भाव से अपने चेहरे पर एक और स्माइल लाकर देखती हैं। अब आगे। फिर रेवा रुक्मणी जी से कहती हैं, दादी माँ आपको नहीं लगता कि हमारे परिवार का नाम मेरी किसी हरकत की वजह से नहीं, लेकिन अभी जो आपने बात कही है उसकी वजह से ज्यादा खराब होगा? उद्धरण चिन्ह। रीवा की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा? उद्धरण चिन्ह।
रुक्मणी जी की बात सुन रेवा उनसे कहती है, आपको नहीं पता कि आपने ऐसा क्या कहा जिससे हमारे परिवार का नाम खराब होगा। तो सुनिए, वह आप ही है जिसने थोड़ी देर पहले ये कहा कि मैं बिना बताए कहीं भी चली जाती हूँ और मैं आधी रात को घर लौटती हूँ। इन सब बातों का क्या मतलब हुआ दादी माँ? अल्टीमेटली आप खुद मुझे सबके सामने कैरेक्टरलेस साबित करना चाहती है। वैसे दादी माँ, झूठ ना एक हद तक बोलना ही अच्छा होता है, क्योंकि यह बात तो मुझे भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार आधी रात को घर कब लौटी थी। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं हमेशा रात के 10 या साढ़े 10 तक घर लौट आई हूँ। और वैसे भी मैं कहीं घूमने फिरने या मौज मस्ती करने नहीं जाती, जो आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। यहाँ पर आए हुए कई लोगों को पता होगा कि मेरी भी एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी है, जिससे मुझे संभालना होता है। साथ ही मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी देखनी है। इसी वजह से मुझे काम करते वक्त कई बार ऑफिस से घर आने में कभी कभार लेट हो जाता है। इसमें ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कौन सी बात है? और रही बात कि मुझे हर बार घर छोड़ने के लिए अलग अलग लड़के आते हैं, तो मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से नकारती हूँ, क्योंकि मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आलोक भाई ही आए थे, और वह भी अब तक सिर्फ 1 या 2 बार। उसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं आई हूँ। और आलोक भाई मेरे पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ मेरी कंपनी के सीईओ भी है। इसलिए जब हमें काम करते हुए देरी हो जाती है, तब वह मुझे कभी कभी रावत मेंशन ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं। और रही बात बाकी के टाइम की, तो ज्यादातर तो मैं रुद्राक्ष भाई के साथ घर आ जाती हूँ, या फिर घर कॉल करके रावत मेंशन से कर मंगवा लिया करती हूँ। और हमेशा हमारी फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड राघव भी मुझे ऑफिस से लेने के लिए आया करते हैं। इसलिए आप सबके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की यह जो नाकाम कोशिश कर रही है ना, वह बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रेवा का इस तरह का मुंह तोड़ जवाब सुनकर रुक्मणी जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गुस्से में कांपने लगती हैं। रूपाली उन्हें संभालने की एक्टिंग करते हुए रेवा की तरफ देखकर कहती है, रेवा तुम दादी माँ से इस तरह बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? वह तुम्हारी दादी माँ है, तुम्हें उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर रेवा कहती है, रूपाली पहली बात तो यह है कि मैं दादी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बस उनके द्वारा अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों को नकार रही हूँ। इसे बदतमीजी करना नहीं कहते, इसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कहते हैं। और वैसे तुम भी तो मेरी फिक्र जताते हुए हर किसी के मन में मेरे लिए यही बात डालना चाहती थी ना, कि मैं एक गैर जिम्मेदार और कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए मुसीबतें पैदा करती है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रूपाली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह आंखों में नफरत लिए रेवा की तरफ देखने लगती है। तभी निधि, जो रेवा से अपनी कॉलेज में हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, वह रेवा की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहती है, रेवा तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारी बात यकीन कर लेंगे? तुमने कहा कि तुम देर रात घर इसलिए आती हो क्योंकि तुम अपनी फैशन डिजाइनिंग कंपनी को संभालती हो, और तुम ये भी क्लेम करती हो कि तुम कृष्ण कला की हेड डिजाइनर हो। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम कोई डिजाइन कंपनी की ओनर हो और खुद कोई डिजाइनर हो। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुनकर रेवा कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है निधि? तो निधि अपने चेहरे पर चला की बड़ी मुस्कान लाकर कहती है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है रेवा, तुम एक बार खुद को देखो और इस पार्टी में आए हुए बाकी गेस्ट्स को देखो। उन्होंने खुद को कितने अच्छे से ड्रेस अप किया है, साथ ही अच्छा सा मेकअप भी किया है। अगर उन्हें नहीं देख सकती तो कम से कम तुम अपनी बहन, बड़ी बहन रूपाली को ही देख लो। उसने आज जो ड्रेस पहनी है वह लिमिटेड एडिशन की बहुत ही महंगी और यूनिक ड्रेस है। साथ ही उसका मेकअप भी कितना अच्छा है। उसने इस पार्टी के लिए शहर के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है। वहीं तुम खुद को देखो, जो एक पुरानी सी बहन जी टाइप की ओल्ड फैशन ड्रेस पहन कर आ गई। जहां तक मुझे याद है, तुम तो इस ड्रेस को कई बार कॉलेज में भी पहन चुकी हो। ना ही तो तुमने कोई मेकअप किया है और ना ही कोई ज्वेलरी पहनी है। ऐसे में तुम खुद को एक डिजाइनिंग कंपनी के ओनर रहती हो, और एक हाई क्लास पार्टी में इस तरह के पुराने कपड़े और बिना मेकअप के आ जाती हो। ये बात कुछ जच नहीं रही। वैसे अगर तुम्हें मेकअप और फैशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो तुम रूपाली से भी पूछ सकती थी। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो ड्रेस पहनी है ऐसी तो आजकल की आंटी भी नहीं पहनती। टू बी कंटिन्यूड। क्या जवाब देगी रीवा?